नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक कक्षा यानी कि हाई स्कूल का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विषय। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7895860757। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं सब्जेक्ट को लेकर और हमारे टॉपिक्स को लेकर तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3 गतिमान वस्तुएं का यूनिट 10 बल और गति। बल और गति तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं, याद कर लेते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका जड़त्व, फिर हमने जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था, उन दोनों के संबंध के बारे में पढ़ा था। फिर इन पर आधारित हमने न्यूटन के गति का प्रथम नियम का अध्ययन किया। उसके बाद पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था संवेग, जिसे कि इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। जो हमने संवेग टॉपिक पढ़ा था वो आपको क्लियर होना चाहिए अगर आपको न्यूटन के गति का द्वितीय नियम समझना है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का अध्ययन करने से पहले आप लोग संवेग टॉपिक को अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आप संवेग टॉपिक नहीं समझेंगे तो द्वितीय नियम आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये संवेग पर आधारित है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियो पे जाके पढ़ सकते हैं। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगा असंतुलित वाय बल उसके वेग में परिवर्तन कर सकता है। हमने प्रथम नियम में पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु पर कोई असंतुलित वाय बल लगा दिया जाता है तो वो उसके वेग में परिवर्तन कर देता है। वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में आ जाएगी और गति कर रही है। अगर आपने असंतुलित वाय बल लगाया तो उसको रोक सकते हैं। जैसे कि एक गेंद, छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक बॉल रुकी हुई है, आपने उसको पुश किया, इसका मतलब आपने उस पर वाय असंतुलित बल लगाया तो वो विराम अवस्था से चलने लगेगी। और इसके विपरीत अगर कोई बॉल चल रही है, गेंद सीधी रेखा में जा रही है, आपने उसको सामने एक हाथ लगा दिया या कोई किताब से या किसी लकड़ी से उसे रोका तो वो चलती हुई अवस्था से विराम अवस्था में आ जाएगी। तो इसका मतलब वेग परिवर्तन हो गया है असंतुलित बल लगने के कारण। अतः यह बल संवेग में भी परिवर्तन कर सकता है। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संवेग जो होता था हमारा, वो आपको याद होगा कि संवेग का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या होता था। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। हाँ, तो संवेग होता था हमारा स्मॉल p इक्वल्स टू m इंटू v। तो हमने पढ़ा था, देखिए कि संवेग जो होता है वो m इंटू वी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है उसके द्रव्यमान और वेग के। ठीक है, तो अगर कोई वाय बल किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है, अगर कोई वाय असंतुलित वेग में परिवर्तन कर देगा तो इससे साफ पता चलता है कि वो उसके संवेग में भी परिवर्तन कर सकता है। वेग में परिवर्तन कर सकता है और वेग पर डिपेंड करता है संवेग, तो वो संवेग में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ इसे, कि जो न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है वो बल और संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित करता है। इसको फिर से आप पढ़ने के एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बल, पहली चीज हो गई आपकी बल, और दूसरी चीज हो गई संवेग में परिवर्तन। हमने वहां पे संवेग पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो किस संबंध को बताता है हमें, एक तो बल को और संवेग में परिवर्तन को। जो बल के कारण संवेग में परिवर्तन हो गया है, उन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करता है। गति का द्वितीय नियम यानी कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अभी हमने पिछली लाइन में पढ़ा था कि वो बल और संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित करता है। अभी देखिए दूसरा पॉइंट जो हम ये अब पढ़ रहे हैं कि गति का द्वितीय नियम क्या बताता है हमें। वहां तो हमने ये बताया कि किस किस के बीच में संबंध स्थापित करता है। अब हम ये बता रहे हैं एग्जैक्टली वो कहता क्या है आपको। जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है तो उसको समझिए, एक एक शब्द को समझिए। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है,
ये आप इस चीज को समझिए, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपातिक होती है। फिर से सुनिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, खाली ना संवेग है, संवेग के बाद हमने पढ़ा था संवेग में परिवर्तन, अब हम पूरी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर जो बल लग रहा है उसके समानुपातिक होती है, और इसकी दिशा जो होती है वो भी बल की ही दिशा में होती है। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम त्वरण व बल के बीच का संबंध भी बताता है। पहला संबंध हमने बताया था, अभी क्या बताता था वो, लगने वाले बाह्य असंतुलित बल तथा संवेग में परिवर्तन के बीच के संबंध को बताता है, और त्वरण व बल के बीच में क्या संबंध होता है ये भी बताता है। लेकिन वो कहता क्या है, जो आपको स्टेट करना होगा, जो अगर एग्जाम में आपका आता है कि गति का द्वितीय नियम को समझाइए, तो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपातिक होती है और इसकी दिशा बल की ही दिशा में होती है। अब देखिए, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग एक डेरिवेशन एक के माध्यम से, कि माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कोई वस्तु है जिसका कि भार यानी कि द्रव्यमान m है, ठीक है, और उसका प्रारंभिक वेग मतलब जब स्टार्टिंग हुआ उसका, तो उस टाइम पे उसका वेग u है, और वो u से एक सरल रेखा में चल रही है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, बहुत ही सिंपल है, एक वस्तु इमेजिन करिए उसका द्रव्यमान m है, वो उसका प्रारंभिक वेग u से वो एक सरल रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर, अब हमने क्या किया, t समय तक उस पर एक बल लगाया जो F था, जिसका मान, ठीक है, F कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि t समय को हमने t से दर्शाया छोटे, तो t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का जो वेग होता है वो v हो जाता है। इसका मतलब पहले उसका वेग जो था वो u था, प्रारंभिक वेग, और जब t समय तक हमने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया, एक बल लगाया, तो उसका वेग कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। तब इसका प्रारंभिक, अब हमें क्या मिल गया, देखिए हमारे पास क्या क्या है, m है द्रव्यमान वस्तु का, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, बल, समय, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अगर बात करें कि प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्या होगा, तो प्रारंभिक संवेग P1 क्या होगा, m इंटू यू, मतलब हमने पढ़ा था ना संवेग का फॉर्मूला क्या होता था, m इंटू वी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान पहली कंडीशन में ये है, वेग u है, और द्रव्यमान जो है दूसरी कंडीशन में m है। द्रव्यमान तो सेम ही बना रहेगा वस्तु का, ऐसा तो है नहीं कि वो t समय तक फोर्स लगाने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन केवल उसके वेग में आएगा, जो कि u से v हो गया, तो P2 हो गया हमारा m इंटू वी, ठीक है। तो P1 और P2 निकाल लिया दो हमने कंडीशन में। तो अब हम बात करें अगर संवेग में परिवर्तन, अगर मैं पूछूं अब इस कंडीशन में आप ये बताओ कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे पहले P1 था, बाद में P2 हुआ। तो किसी भी चीज का अगर अंतर निकालना हो तो बाद वाली में से पहली वाली घटा देते हैं, तो P2 माइनस P1 कर दिया, ये हो गया संवेग में परिवर्तन। t समय में उसमें कितना परिवर्तन है वो ये हो गया। अब हमने एक लाइन पढ़ी थी, संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है कि वो परिवर्तन बट्टे उस परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो संवेग में परिवर्तन कितना था, P2 माइनस P1, और की दर मतलब वो कितने समय में P1 से P2 होता, t समय, बस t से डिवाइड कर दिया। किसी भी परिवर्तन को अगर उस पे परिवर्तन में लगे हुए समय से डिवाइड कर देंगे तो दर निकल आती है, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। माना कि कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान m था, ठीक है, ये इसका वेग था, प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v था। कैसे हुआ था ये t समय तक जब हमने इस पर F बल लगाया था, ठीक है, जब हमने इस पर t समय तक F बल लगाया तो इसका m द्रव्यमान था, द्रव्यमान तो वही रहेगा, पहले इसका वेग u था, अब इसका वेग v हो गया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर हम P1 की बात करें, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, अभी हमने पीछे भी पढ़ा m इंटू यू, और इस कंडीशन में हमारा कितना हो जाएगा P2 इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए फोर्स लगाया F ने t समय। अब हम बात करते हैं कि संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ बताइए, संवेग में परिवर्तन
अभी हमने पीछे पढ़ा, इक्वल्स टू अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1 कितना है? P2 की वैल्यू MB माइनस MU। ठीक है, अब दूसरी लाइन थी संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हो गई? मैंने बताया था जितने में परिवर्तन हुआ है, तो संवेग में परिवर्तन कितना है हमारा? P2 माइनस P1। चलिए लिख लेते हैं पहले, P2 माइनस P1 बट्टे कितने समय में हुआ है? T। इसकी वैल्यू रख देते हैं। कितना आ गया था देखिए ऊपर से, P2 में MV माइनस MU डिवाइडेड बाई T। इसको और सरल करें, M को कॉमन ले लीजिए, V माइनस U डिवाइडेड बाई T। अब इस वाले पद को पहचानने की कोशिश कीजिए, ये क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं। ये है हमारा त्वरण, जिसे कि हम A से डिनोट करते हैं, जिसकी परिभाषा ये होती थी वेग में परिवर्तन की दर। इस कंफ्यूज मत होइएगा, वो था संवेग में परिवर्तन, M भी था वहां पे, इसलिए यह है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? V माइनस U। लास्ट वेग V था, पहला वेग, लास्ट वेग V, प्रारंभिक वेग U। तो V माइनस U बटे T, इसको हम A से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा हो गया M इंटू A। ठीक हो गया, तो संवेग में परिवर्तन की दर M इंटू A हमारा निकल के आ गई। अब परिभाषा के अनुसार हमने वहां पे पढ़ा था न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यह कहता है कि जो बल होता है वो, क्या पढ़ा था हमने, कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, आप पीछे जाके देखिए, फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है। देखिए अभी बताती हूँ आपको लेजर पॉइंटर से, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, जो कि हमने वहां पे निकाल ली, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपातिक होती है, उसकी दिशा भी बल की ही दिशा में होती है। ठीक है, तो यानी कि जो अभी मैं आपको बता रही थी यहाँ पे, कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले वाय बल के समानुपातिक होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माना कि वाय बल हमें पता है कितना था, अब कितना बल हमने लगाया, यहाँ पे F लगाया है। ठीक है, तो हम देखिए, तो यानी कि F समानुपातिक संवेग में परिवर्तन की दर, यही तो बोला था कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले वाय बल के समानुपातिक होती है, या इसका उल्टा कि वाय बल उस पर लगने, उसका जो संवेग में परिवर्तन की दर है उसके समानुपातिक होती है। तो हम यहाँ पे F समानुपातिक M इंटू A। ठीक है, ये हो गया न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के साथ क्या होता है, बता दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम समानुपातिक के निशान को हटा दें, मतलब ये F जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, M और A पे, इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान M है, जिसका प्रारंभिक वेग U है। ठीक है, ये भी वही वस्तु है M द्रव्यमान वाली, जिसका कि अंतिम वेग V हो जाता है। कैसे V होता है? जब हम उसमें इस T समय तक, बता रहे हैं कि T समय तक उसमें हमने F वाय बल लगाया, तो वो वस्तु M द्रव्यमान की जो वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग U से बदलकर V हो जाता है। ठीक है, T समय तक F बल लगाने से। ठीक, तो अब हम अगर दोनों चीजों संवेग से इसकी करें, तो हम यहाँ पे इसका P1 निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन में संवेग क्या हो जाएगा? M इंटू U। दूसरी कंडीशन में संवेग क्या हो जाएगा? P2 इक्वल्स टू M इंटू V। संवेग और में परिवर्तन, हम बताइए क्या हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो संवेग में परिवर्तन, ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया? जो बाद वाला संवेग है P2 माइनस पहला वाला संवेग P1। अब हमने एक चीज और पढ़ा था हमने, संवेग में परिवर्तन की
दर। अब याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या समझाया था। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब पहली चीज तो ऊपर आएगा, उसमें जिसमें परिवर्तन है उस जिसके परिवर्तन का दर है वो आएगा, मतलब कि संवेग में परिवर्तन की दर मतलब ऊपर आएगा संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कितना है हमारा, तो संवेग में परिवर्तन कितना है हमारा P2 माइनस P1 तो हो गया संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब वो कितने समय में हुई है, T समय में। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हो गई T समय में, P2 माइनस P1 संवेग में परिवर्तन बढ़ते समय, उस परिवर्तन में लगा हुआ समय। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा वाय बल, जो बल होता है, जो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उस पर लगने वाले बल के समानुपातिक होती है। तो बल इसमें F है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, देखिए, F समानुपातिक संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, मतलब वाय बल समानुपातिक संवेग में परिवर्तन की दर, या संवेग में परिवर्तन की दर समानुपातिक वाय बल। तो कितना है संवेग में परिवर्तन की दर, P2 माइनस P1 बट्टे T। ये देखिए, ये है ना संवेग, ये रख दिया हमने यहाँ पे। अब इसे और हम फर्दर सॉल्व करते चले जाते हैं। देखिए, अगर हम इसको और आगे करें, P2 की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली थी ऊपर, P2 की वैल्यू क्या थी, m इंटू वी माइनस P1 कितना था, mu बट्टे T, नीचे ऐसे ही रहेगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, m कॉमन ले लीजिए, v माइनस u बट्टे T। ठीक है, फिर हम आगे करते हैं। अब आप ये बताइए, क्या ये आपने कभी पढ़ा है अलग से, इस पद को पहचाना आपने, v माइनस यू बट्टे T। पहले समझने की कोशिश की है क्या, v माइनस यू यानी कि लास्ट जो वेग था वो माइनस पहला वेग बट्टे T, यानी कि उसमें समय लगा था जितना, तो ये हो गया वेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर तो क्या था, P2 माइनस P1, संवेग था तो संवेग में परिवर्तन था ऊपर। यहाँ पे हम वेग ये ऊपर v माइनस यू है यानी वेग में परिवर्तन है, तो v माइनस यू बट्टे T, वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, a मतलब त्वरण। तो हम इसको a बराबर v माइनस यू बट्टे T होता है। ठीक है, ये होता है, ये होता है। अब हम v माइनस यू के जगह पे हम अगर a रख देते हैं, देखिए a आ गया, m आ गया, तो फाइनली हमारा क्या बन गया, f समानुपातिक m इंटू a। ठीक है, हो गया। तो अभी हमने वहां पे ये भी बताया था कि न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है वो एक तो संवेग परिवर्तन में दर तथा बल के बीच के संबंध को स्थापित करता है, वो चीज हो गई ये। और एक हमने बताया था कि ये बल तथा त्वरण के बीच के संबंध में को भी स्थापित करता है, यहाँ पे इसने ये बता दिया। ठीक है, अब आगे और करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको हम एक स्थिरांक से रिप्लेस कर देते हैं, समानुपातिक के निशान को हटा सकते हैं, इसकी जगह हम लिख देंगे k m इंटू ए। ठीक है, k m a। अगर हम अब ये जानना चाहें जो F है फोर्स, ये इसका मात्रक क्या होगा, किसमें इसको नापा जाएगा, तो इसके लिए अगर हम एक काम करते हैं, इन सब की वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है, k बराबर भी 1, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा k बराबर 1, m बराबर, m को किस में लेते हैं, किलोग्राम में, m की जगह 1 kg। सारी चीजों को अगर 1 1 रख दें हम, और a त्वरण का मात्रक क्या होता है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें रख देते हैं इसमें, तो बराबर k की जगह भी 1 रख दीजिए, इसकी जगह भी 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 1 1 1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 मात्रक आ गया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या और सॉल्व कर लें 1 kg मीटर सेकेंड की घात -2 ऊपर लेना। ठीक है, अब लेकिन न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है ये, तो न्यूटन थे हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने इस नियम का अध्ययन किया था और हमें ये बताया था कि क्या क्या होता है, गति के नियमों के बारे में बताया था। तो जो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन से, n, जिसके लिए हम n लिखते हैं। तो फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ये न्यूटन जो वैज्ञानिक है हमारे, उनके नाम पे रखा गया है। तो F को हम जो मेजर करते हैं वो न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, तो फाइनली अगर हम अब बात करें
देखिए यहाँ पे हमारा आ गया था F, ठीक है, F बराबर KMA और K बराबर अगर 1 रख देते हैं हम तो F का मान हमें मिल जाता है MA, ठीक है। तो ये हमारा F इक्वल्स टू M इंटू A। देखिए यहाँ से हमें एक तो ये त्वरण और फोर्स के बीच का हमें संबंध मिल गया, त्वरण और बल के बीच का संबंध। यहाँ से हमें मिला था आपका संवेग में परिवर्तन की दर तथा बल के बीच का संबंध, जो हमने बात करी थी। दो अलग से हमने आपको 2 पैराग्राफ बताए थे नियम के अलावा। तो ये हमारा ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये निकाला है। तो ये हमारा F इक्वल्स टू M इंटू A हमारा फाइनल संबंध आ गया फोर्स और द्रव्यमान और त्वरण के बीच में। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अतः, और देखिए आप 1 न्यूटन बल किसी 1 kg द्रव्यमानी वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि 1 न्यूटन का बल होता कितना है समझने के लिए। तो 1 न्यूटन जो बल होता है उसको अगर आप परिभाषित करना चाहें तो वो ऐसे होगा कि 1 न्यूटन बल किसी 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। तो ये तो हो गया M, ये हो गया A, ये हो गया F। मतलब F अगर 1 न्यूटन है तो मतलब ये है कि M उसका 1 kg होगा और A उसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण होगा। तो अब आपके हम अनुमान लगा, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि 1 न्यूटन बल कितना होता है तो आप बताएंगे 1 न्यूटन बल इतना होता है कि जो 1 kg द्रव्यमान की, मतलब 1 किलोग्राम भार की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो अनुमान लगा के बता भी सकते हैं और कंडीशन में भी बता सकते हैं कि 1 न्यूटन बल कितना होता है। अब हम सोच रहे होंगे कि हमने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ तो लिया, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। न्यूटन के प्रथम नियम में तो हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे संवेग है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर, फोर्स और संवेग में परिवर्तन की दर के बीच के संबंध को, फोर्स और त्वरण के बीच के संबंध क्यों हम बता रहे हैं। तो देखिए ये एक क्रिकेट तो आप लोग देखते ही होंगे। तो क्रिकेट में जो फील्डिंग करते हैं, जब वो गेंद उनकी साइड आती है तो आपने देखा होगा कि क्या वो एकदम से सामने हाथ करके बॉल पकड़ते हैं कि अपने हाथ को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। सोचिए आप, क्या वो अपने फेस के सामने से सामने हाथ करके बॉल को उचक के पकड़ते हैं कि वो थोड़ा अपना हाथ पीछे को लेके जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो फील्डर होता है, जो फील्डिंग कर रहा होता है, वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे लेके जाता है। तो वो पीछे क्यों लेके जाता है, कभी आपने सोचा? सामने से ही क्यों नहीं पकड़ लिया? खुद ही आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर आप सामने से तेज रफ्तार से आती हुई बॉल को आप सामने से पकड़ोगे, एकदम अपने बॉडी के सामने हाथ रख के पकड़ोगे, तो आपको क्या होगा? हाथ में महसूस होगा, ज्यादा झटका महसूस होगा। लेकिन वही चीज अगर आप झुक के पीछे को, हाथ को पीछे करके उस बॉल को पकड़ते हैं तो आपको थोड़ी सुविधा होती है, आप पे झटका कम लगता है। तो ये जो झटका है ये क्या है? यही तो है वो फोर्स F जिसकी बात हम कर रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि F समानुपाती होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। ये मैंने लिख दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है वो पीछे करने से क्या हुआ, हाथ बताइए आप। जब हमने पीछे करा हाथ को तो क्या हुआ? उस पीछे करने से हमने क्या किया, इस टी को हमने बढ़ाने की कोशिश करी, समय ज्यादा लिया हमने, ठीक है। देखिए उस बॉल का कोई प्रारंभिक वेग था, उस बॉल का एक द्रव्यमान था, माना उस बॉल का द्रव्यमान था m, प्रारंभिक वेग था u, ठीक है। तो P1 इक्वल्स टू हमारा हो गया mu, ये हो गया प्रारंभिक संवेग, ये अंतिम संवेग था। बॉल का द्रव्यमान तो m ही था, अब उसका वेग कुछ और था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस केस में आप समझ रहे होगे कि प्रारंभिक वेग v था और अंतिम वेग जो है हम 0 करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से उसकी, ठीक है। मतलब उसको ऐसे समझिए आप, अंतिम वेग v मान लीजिए आप अभी भी, चलिए ठीक है। तो ये जो P2 माइनस P1 तो ये हो गया, ठीक हो गया हमारा। लेकिन अब P2 माइनस P1 से कुछ नहीं होगा। अगर हमें सीधी सी बात है, अगर आपको अब फोर्स और टी के बीच के संबंध को समझिए आप। अगर आपको फोर्स कम चाहिए तो आपको इस टी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टी व्युत्क्रम अनुपाती है। F समानुपातिक P2 माइनस P1 बट्टे टी, यानी कि F जो होगा वो बढ़ेगा जब संवेग में परिवर्तन, ना कि संवेग में परिवर्तन की दर। P2 माइनस P1 क्या है? संवेग में परिवर्तन। P2 माइनस P1 की वैल्यू जब बढ़ेगी तो F बढ़ेगा, लेकिन जब
टी, क्योंकि टी बट्टे के नीचे है तो वो एफ के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों का रिलेशन एफ के संग ये होगा कि ये वाली राशि अगर इसका मान अगर बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, लेकिन टी अगर घटेगा तो एफ बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा होता है, ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाला घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अब ये बढ़ेगा तो आपको चोट ज्यादा लगेगी, तो आपको ये कम करना है। बॉल पकड़ने के केस में हमें क्या करना है, फोर्स को कम करना है। तो सीधी सी बात है, हम टी को, इसको अगर आपको कम करना है तो हम इसको बढ़ा देंगे। इसीलिए हम हाथ पीछे लेके जाते हैं ताकि बॉल अंतिम अवस्था में आने तक के लिए, मतलब P1 से P2 तक आने के लिए जो बीच का समय है वो बढ़ जाए। ये बढ़ते ही F कम हो जाएगा और आपको कम चोट लगेगी। फिर से समझ लीजिए, जो बॉलर जो ये बॉल पकड़ रहा है, जो फील्डर है, ये अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। सिंपली ये करता क्या है कि P1 और P2 के बीच के समय को ये बढ़ा रहा होता है, इस समय को बढ़ा रहा होता है। जो दर में नीचे आता है ये पूरा तो हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। अब संवेग में परिवर्तन की दर की वैल्यू पूरी इससे निकल के आएगी। संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा होगी जब ये ज्यादा होगा और कम होगी जब ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर हमारे एफ के समानुपातिक होती है। तो एफ को कम करना है तो टी को बढ़ाना होगा, एफ को बढ़ाना है तो टी को कम करना होगा, क्योंकि इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो अनकंट्रोल्ड आ रहा है। इसकी स्पीड में प्रारंभिक और इसके द्रव्यमान पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल टी पर है। तो हम टी को बढ़ा लेंगे, टी को बढ़ाने से हमारा एफ कम हो जाएगा, हमें कम झटका लगेगा। अब एक और एग्जांपल लीजिए, आप रस्सी से बड़े एक गट्ठे को अगर आप धीरे धीरे घुमाएं पहले केस में तो ये घूमेगा, लेकिन इसी को आप अगर बहुत तेज स्पीड से घुमाने लगेंगे तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी। तो हुआ क्या इसमें भी, अभी हमने बताया अनुपाती P2 माइनस P1 बट्टे टी। हमने क्या किया, तेज तेज घुमाया। टूटने का मतलब ये है कि झटका ज्यादा लगा है, बल ज्यादा है वहां पे। ठीक है, वहां पे तो हमने कम किया था बल को, झटके को कम महसूस करने के लिए कम किया था, तो हमने टी को बढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही हमने तेज किया तो हमारी रस्सी टूट गई, यानी रस्सी पर झटका लगा, ज्यादा झटका लगा, मतलब ज्यादा फोर्स लगा। ज्यादा फोर्स क्यों लगा, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी घुमाया, मतलब हमने टी को कम कर दिया, जिससे कि एफ हमारा बढ़ गया। ठीक है, ये तो हमारा जो था वो था ही था, क्योंकि इस गट्ठर का एक वेग था, प्रारंभिक वेग भी था। गट्ठर जब तेज तेज घूम रहा था, जैसे ही आपने विराम अवस्था से उसे तेज तेज घुमाना शुरू करा, मतलब इस वाली अवस्था से इस अवस्था में जैसे ही वो आया तो उन दोनों के बीच का जो आपने समय है वो कम कर दिया। जैसे इस समय को आपने कम किया, ये एफ बढ़ गया और बढ़ने से उसमें झटका लगा और रस्सी टूट गई। धन्यवाद। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आया हो, तो आप लोग हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।